नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान दिवस समारोह में लेंगे हिस्सा। सेंट्रल हॉल में आयोजित किया गया है कार्यक्रम। बिहार चुनाव से जुड़े सभी नेताओं के लिए आज जेपी नड्डा ने बुलाई डिनर मीटिंग। बीजेपी के कुछ नेताओं को सम्मानित करेंगे नड्डा। रिटायरमेंट के बाद राजनीति में आने पर पूर्व सीजेआई बीआर गवई का बड़ा बयान। कहा, मैं किसी भी ट्रिब्यूनल के प्रमुख का पद स्वीकार नहीं करूंगा और न कोई गवर्नर का पद स्वीकार करूंगा। बीजेपी मंत्री रक्षा खड़से का आरोप, गुंडों जैसा काम कर रही है एकनाथ शिंदे की शिवसेना, लोगों पर बना रही है दबाव, मेरी बेटी ने भुगता खामियाजा। बीजेपी विधायक नारायण कुचे का बड़ा बयान। कहा, अगर आप कमल का बटन दबाते हैं तो लाड़की बहन योजना बंद नहीं होगी। मोदी सरकार की नीतियों के चलते संकट में देश की सुरक्षा, रिपोर्ट में किया गया दावा। देश में लगभग 1.8 लाख सैनिकों की कमी। मेघालय की बांग्लादेश सीमा पर हलचल, 1 किलोमीटर के दायरे में घुसने की इजाजत नहीं। घुसपैठ की आशंका को देखते हुए अचानक लगाया गया कर्फ्यू। एसकेएम दिल्ली मार्च के 5 साल पूरे होने पर आज देश भर में करेगा प्रदर्शन। सरकार से अधूरे वादों को पूरा करने की करेंगे मांग। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद शिलान्यास के लगे पोस्टर। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर बोले, 6 दिसंबर को रखेंगे नींव। अयोध्या में इसी दिन ढहाया गया था विवादित ढांचा। मुंबई हमले की बरसी आज, राहुल गांधी ने शहीद वीर जवानों और आम नागरिकों को दी श्रद्धांजलि। कहा, भारत उनका साहस, त्याग और बलिदान कभी नहीं भूल पाएगा। बांग्लादेश में अवामी लीग का हल्ला बोल, शेख हसीना की सजा के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू। अंतरिम सरकार के प्रमुख यूनुस के तत्काल इस्तीफे की मांग। इजराइल को मान्यता देने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान में नोकझोंक। सऊदी ने अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने से किया इनकार। एक्सियो दीवाने की जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना। Read the preamble led by Honorable President Ma'am. हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सामाजिक पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारत माता की और अब राष्ट्रगान का सम्मान। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी
26 नवंबर 2008 की रात, ताज होटल, गोलियों की तड़तड़ाहट की गूंज और 166 लोगों की मौत के जख्म आज भी ताजा है। इस घटना ने अनगिनत परिवारों को जख्म दिए और देश की स्मृति में हमेशा के लिए अंकित हो गई। आज मुंबई हमले की 17वीं बरसी है। इस बीच मुंबई हमलों की 17वीं बरसी पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्य के मंत्री आशीष शेलार, मंगल प्रभात लोढ़ा ने मुंबई में आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने नलदुर्ग में एक प्रचार सभा में बड़ा बयान देते हुए कहा कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक होने का मुद्दा कोर्ट में है, जिससे चुनाव स्थगित होने की संभावना है। इससे पहले भी नगर परिषद और जिला परिषद चुनाव कई कारणों से टल चुके हैं। आरक्षण की तय सीमा पार होने से जिला परिषद चुनाव होंगे या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। राज्य की 20 जिला परिषदों में आरक्षण 50% से अधिक हो गया है, जो संवैधानिक सीमा के विरुद्ध माना जाता है। अजीत पवार के इस बयान के बाद कई मायने निकाले जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि महायुति में दरार की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जिसे लेकर आशंका जताई जा रही है कि महायुति के सहयोगी दल इसी वजह से अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि निकाय चुनाव से पहले ही महायुति के दलों को हार का डर सता रहा है और इसी डर के कारण अब अजीत पवार भी ऐसा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा, हाल में अजीत पवार बारामती में लोगों को संबोधित कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने कहा था, आप मुझे मालेगांव नगर पंचायत में 18 उम्मीदवार जिता कर दीजिए, मैं आपसे किया सभी वादा और मांग पूरी करूंगा, लेकिन अगर आपने कट मारा तो मैं भी कट मारूंगा। अजीत पवार ने कहा कि आपके पास वोट हैं तो मेरे पास निधि है, अब क्या करना है देख लीजिए। पवार के इस बयान की सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही थी, तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा था कि डिप्टी सीएम जनता को धमकी देकर वोट मांग रहे थे, जो महायुति की बड़ी हार के तौर पर देखा जा रहा है। चुनाव आयोग देश के 12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया शुरू कर चुका है, लेकिन अलग अलग राज्यों में इस प्रक्रिया का जिस तरह का विरोध देखा जा रहा है, उसने चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पश्चिम बंगाल में तो इस प्रक्रिया के खिलाफ टीएमसी ने पूरा मोर्चा ही खोला हुआ है और अब मजबूरन चुनाव आयोग को भी उनके विरोध के आगे झुकना पड़ रहा है। अब आयोग ने टीएमसी नेताओं की मांग को मंजूर करते हुए उन्हें बातचीत के लिए बुलाया है। चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को खत लिखकर तृणमूल प्रतिनिधिमंडल को 28 नवंबर को सुबह 11 बजे मुलाकात का समय दिया है, लेकिन अब टीएमसी ने इस पर भी सवाल उठा दिए हैं। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग के पत्र को पोस्ट करते हुए लिखा कि 10 सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल के लिए समय मांगा गया है।
वो भारत की जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त भारत सरकार द्वारा चुने जाते हैं। चुनाव आयोग को पारदर्शी और सौहार्दपूर्ण बताने वाले चुनिंदा लीक एक बनावटी दिखावा मात्र है। अगर चुनाव आयोग वाकई पारदर्शी है तो उसे सिर्फ 10 सांसदों का सामना करने में डर क्यों लग रहा है? बैठक खुलेआम करें, इसका सीधा प्रसारण करें और उन 5 सीधे सादे वाजिब सवालों का जवाब दें जो टीएमसी आपके सामने रखेगी। क्या चुनाव आयोग अपनी पारदर्शिता साबित करने को तैयार है या सिर्फ बंद दरवाजे के पीछे काम करता है? अभिषेक बैनर्जी ने चुनाव आयोग को चुनौती दे दी है कि जो भी सवाल जवाब हो उसे पूरे देश को जानने का हक है। दरअसल चुनाव आयोग की तरफ से जिस बैठक के लिए टीएमसी को न्योता दिया गया है वो फैसला टीएमसी चीफ ममता बनर्जी के पत्र के बाद हुआ। ममता ने अपने पत्र में चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाए थे। उन्होंने सवाल किया था कि पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला चुनाव अधिकारियों को जो निर्देश दिया है वो एसआईआर से संबंधित या अन्य चुनाव संबंधी डेटा कार्यों के लिए संविदा डेटा एंट्री ऑपरेटरों और बांग्ला सहायता केंद्र के कर्मचारियों को नियुक्त न करे। और दूसरा सवाल था कि चुनाव आयोग की तरफ से निजी आवासीय परिसरों में मतदान केंद्र स्थापित करने और जिला निर्वाचन अधिकारियों से सिफारिशें देने का फैसला। इसे लेकर 28 नवंबर को चुनाव आयोग और टीएमसी के नेताओं के बीच बैठक होगी।